टॉपिक का नाम क्या है, नरेशन, या इसी को नाम देंगे रिपोर्टेड स्पीच, या इसी का एक नाम देंगे दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो तीन नाम से इसको जानते हैं और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में ये लगभग ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी एग्जामिनेशन में तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने, इसका वेटेज ज्यादा होता है। और एग्जाम में क्या आएगा देखो कि अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है ना तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दो इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट लिखा है तो इसमें कर दो डायरेक्ट में। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको एक नाम देंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके एग्जामिनेशन में आएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करो और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में चेंज करो। ये चीज खास होती है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्या होता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल सा साधारण सा अंतर ये होता है, हिंदी में तो हम कैसे भी बोले लेकिन इंग्लिश में बड़ा प्यारा सा अंतर ये होता है कि इसमें दो सेंटेंस दिए होंगे आपको डायरेक्ट में, जिसमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसको इनवर्टेड कॉमास में ना क्लोज किया जाएगा, इनवर्टेड कॉमास में क्लोज किया जाएगा। ये फर्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। मतलब इसमें दो सेंटेंस ऐसे होंगे, एक ऐसा पार्ट होगा जिसको इनवर्टेड कॉमास में क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, और दूसरा जो है ना इनडायरेक्ट, इसमें यही दो सेंटेंस होंगे पर इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, कंजंक्शन। इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको, कंजंक्शन। ये खास बात है। यहाँ दो सेंटेंस है, वहां भी दो सेंटेंस है, यहाँ एक सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, इनवर्टेड कॉमा, तो वहां क्या लगाना पड़ेगा आपको, कंजंक्शन। और वो कंजंक्शन कौन कौन सा लगा सकते हो, इस पूरे टॉपिक में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ही कंजंक्शन लगाई जा सकती है। मोस्ट कॉमनली क्या लगाते हैं, दैट, पर कभी कभी क्या लगा देते हैं, इफ, और कभी कभी क्या लगा देते हैं, दैट इज वेदर। वेदर यानी इस तरह का सीखने वाली बात है कि दैट, इफ और वेदर तीनों में से एक लगाना है। पर क्या लगाना है ये डिपेंड करेगा कौन सा सेंटेंस बना देगा उसके हिसाब से, पर आएगा जरूर। जब आप देखोगे ना कि दो सेंटेंस को एक बनाया गया है इनडायरेक्ट में, तो आपको दैट, इफ, वेदर में से कोई एक कंजंक्शन तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी एक ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंस। तो ये अंतर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे मेन बात हुई, अंतर पता चल गया। हिंदी नहीं बनानी है, हिंदी बनाने में बहुत समय लगता है, हमें हिंदी नहीं पूरा पॉइंट पढ़ना है कि इसमें इनवर्टेड कॉमास है उसमें नहीं है, सिंपल बात है, उसमें कंजंक्शन लिखा होगा। और ज्यादा चांस ये होते हैं कि हमें डायरेक्ट लिखा मिलेगा और हमें किसमें चेंज करना होगा, इनडायरेक्ट में। एक आध क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इनडायरेक्ट को रिप्लेस करना होता है फिर डायरेक्ट, लेकिन दोनों तरह से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन मान लो आपका कोई ऐसा पेपर है, मान लो जिसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो चांस है कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट ही बनाना होगा। लेकिन जहां पे 5-5, 6-6, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, खास करके सीजीएल एग्जाम में, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन कैसे लिए जाते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और दोनों ही सीखे जाते हैं। पूरे टॉपिक में ना 5 बदलाव सीखो, 5 बदलाव। तो ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है इसमें हम कितने चेंजेस करेंगे, तो टोटल मिला के मुझे 5 चेंज सीखने हैं, और ये पांचों चेंजेस को मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 सिखाऊंगा आपको। पहला चेंज होता है कि जब तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब लिखोगे क्या, व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखोगे। और फिर जैसे ही आपने दूसरा पार्ट पढ़ा तो उसमें आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि आप चेंज करोगे कंजंक्शन को, कि क्या कंजंक्शन लिखनी है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात होती है आपको लिखना पड़ेगा प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या लिखना है। उसके बाद आता है टेंस, कि टेंस को कैसे बदलोगे। फिर आता है आपका एडवर्ब, कि एडवर्ब्स के वर्डों को कैसे बदलोगे। 5 बदलाव सीखने हैं, धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे आपके मन में कभी कभी आता है ना, सर लिखा हुआ था ही सेड टू, लेकिन कभी कभी लिखा होता है ही टोल्ड, कभी कभी लिखा होता है सेड, कभी कभी आस्क्ड भी लिखा होता है, कभी कभी रिक्वेस्टेड भी लिखा होता है। तो ये सारे वर्डों को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड। इसको सीखेंगे कैसे लगाना है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, कंजंक्शन, कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाना है, तो कहां दैट लगाना है, कहां इफ लगाना है, कहां वेदर लगाना है, ये सीखेंगे हम। और तीसरे स्टेप को प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे ही लिखा है, शी लिखा है, इट लिखा है, तो सही प्रोनाउन क्या रहेगा। फिर टेंस का मतलब इज एम आर का वोज पर करना है कि नहीं करना है, हैज हैव का हेड करना है कि नहीं करना है। और एडवर्ब का मतलब होता है टाइम वाले वर्ड्स, यस्टरडे का द, प्रीवियस डे, दिस का दैट, दीस का दोस, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स बोलते हैं। तो ये 5 बदलाव आपको आने चाहिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं जिसमें 5 बदलाव हो जाएंगे एक साथ। मेरे साथ साथ नोट कर लेना उस क्वेश्चन को। एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें 5 बदलाव देखने को मिलेंगे, 5 के 5 चेंजेस। देखो जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड to me, he said to me, you did not help me yesterday। ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, ओके। तो अब ऐसे सेंटेंस में ना 5 बदलाव देखने हैं आपको। आप चाहोगे ना, आपको हो सकता है कुछ बदलाव पता भी हो इसके अंदर से, हो सकता है कुछ बदलाव नहीं पता हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पहले कैसे टॉपिक पढ़ा। कभी नहीं पढ़ा है फिर तो 5 सीखने हैं, जो पढ़ा है तो फिर हो सकता है धुंधली यादें भी,
हो सकता है आप ठीक कर पाओ, लेकिन ध्यान देना ये 5 बातें आपकी सही होनी चाहिए। कौन कौन सी बात है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो बच्चे कह रहे सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, हमें नहीं पता है। तो जो सेंटेंस इनवर्टेड कॉमास में क्लोज नहीं है, दो सेंटेंस होते हैं ना, तो एक सेंटेंस किसमें क्लोज नहीं हुआ? इनवर्टेड कॉमास में, और एक सेंटेंस किसमें क्लोज हो रखा है? इनवर्टेड कॉमास में। तो जो क्लोज नहीं है इस वाले पार्ट को ग्रामेटिकली नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया जाएगा इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनवर्टेड कॉमास में क्लोज कर रखा है इसको ग्रामेटिकली नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या होता है इसका? रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम रखेंगे इसका? रिपोर्टेड स्पीच नाम रखेंगे। यानी एक वर्ब है तो एक स्पीच है। तो हमें ये ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखोगे। हो सकता है सेड का मैं सेट लिख दूं, हो सकता है मुझे टोल्ड लगाना हो सकता है मुझे आस्क्ड लगाना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज सब बातें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें इसको चेंज करना सीखना है, लेकिन एक बात और ध्यान दें, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको जो सबसे मेन बात ध्यान रखनी है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, चारों में ना एक बात ये चेक करनी जरूरी होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर तो नहीं बदल दिया करो। नंबर का मतलब 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लिख दिया, सेकंड की जगह थर्ड फॉर्म लिख दिया, तो इसका मतलब आपने टेंस को बदल दिया। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का एक रूल ये होता है कि टेंस नहीं बदल सकते, टेंस नहीं बदल सकते। तो इसका मतलब नो चेंज इन टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कभी भी किसका बदलाव नहीं कर सकते आप? टेंस का। टेंस बदलाव करने का मतलब है फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में लिख सकते और सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ये काम नहीं करना किसके अंदर। अगर आप देखोगे ना वर्ब को, ये सेड लिखा है तो सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, तो नीचे कोई भी वर्ड आए, चाहे आस्क लिखो चाहे रिक्वेस्ट लिखो, लिखना सेकंड फॉर्म ही पड़ेगा आपको। अगर आपने सेड की जगह लिख दिया से फर्स्ट फॉर्म तो गलत माना जाएगा। सेकंड फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म की जगह पे फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और अगर आईएनजी लिखा है तो आईएनजी आना चाहिए। नंबर नहीं बदलना वर्ब का, किसके अंदर? रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। हाँ, ये काम किसमें किया जा सकता है? रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि टेंस जो भी हम पढ़ेंगे कैन बी चेंज। टेंस को क्या किया जा सकता है? इसमें बदला जा सकता है, ठीक है ना। और याद रखना ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना रिपोर्टेड स्पीच, ये दूसरे टॉपिक से हमेशा टकराता रहेगा, चेंज ऑफ वॉइस से, जिसको हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं। तो हमें ये सिखाया जाता है कि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलते, और इसमें सिखाया जाता है कि टेंस को बदलते हैं। वहां इजेमार है चेंज ऑफ वॉइस में, तो इजेमार ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इजेमार का इजेमार रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है इजेमार का क्या लिखना पड़ जाए? वॉज। इसलिए बोला गया है टेंस कैन बी चेंज। इसके टेंस को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो यहाँ टेंस को नहीं बदलना है और यहाँ पे टेंस को बदलना है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अब मैं इसका आंसर लिखता हूं आपके लिए, और आपको दिखेगा 5 बदलाव किए हैं। सबसे पहला कि मैं लिखता हूं ही, और इस सेट टू को मैं बदल देता हूं टोल्ड में, और मी के नीचे मैं लिख देता हूं मी। अब दो सेंटेंस है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए मैं कौन सा सेंटेंस बनाऊंगा? दैट लगाना है। और कंजंक्शन हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब कंजंक्शन लगता है ना तो सिंपल सेंटेंस नहीं होता, वो या तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब दैट लगा दिया दोनों के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यू। तो कोई गारंटी नहीं है कि यू का यू ही आएगा, क्योंकि मैं प्रोनाउन भी तो चेंज करना सीखूंगा। तो मुझे पता है इस यू को बदलना पड़ेगा किसमें? मी में। और मी का मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? आई। अब आया टेंस, क्या लिखा है? टेंस डिड नॉट हेल्प। तो जरूरी नहीं कि डिड नॉट हेल्प का डिड नॉट हेल्प लिखोगे, टेंस को बदलना पड़ता है। और बदलेंगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा फिर? ये हैड, नॉट और हेल्प की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वो क्या होती है? हेल्प्ड हो जाती है, हेल्प। और इस मी को मैं बदल दूंगा ही में, और ही का यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? हिम। और यस्टरडे जो है ना टाइम वाला वर्ड है, ये एडवर्ब है। हाँ, यस्टरडे का दैट नहीं लगाना, वो टुडे का दैट होता है। द प्रीवियस डे, आपको यस्टरडे का रिप्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा? द प्रीवियस डे। ओके, ये बात है। तो देखो ना, मैंने 5 बदलाव किए हैं, ध्यान दो आप। मैं सिखाऊंगा बाद में 5 बदलाव कैसे करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने सेट टू का क्या लिखा है यहाँ, टोल्ड। कंजंक्शन के रूप में क्या लिखा है? दैट। और प्रोनाउन के रूप में मैंने 2 वर्ड कौन कौन से लिखे हैं? आई और हिम। और मैंने टेंस को बदल दिया है हैड, नॉट, हेल्प में, और यस्टरडे को बदल दिया है द प्रीवियस। 5 बदलाव देखे आपने इसमें, और ये 5 से ज्यादा हो भी नहीं सकते, 5 ही बदलाव होते हैं, और इन 5 पे हमें धीरे धीरे ध्यान देना है कैसे बदलाव होते हैं। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब जैसे मान लो हम 5 बदलाव सीख ले, मान लो, तो मन में डाउट आएगा कि सर मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूं तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूं? तो सबसे पहले वेटेज देते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे, जैसे मान लो आपके पास टाइम ही नहीं है पेपर के लिए, आप चाहते हो सर मुझे ऐसी क्लास दे दो जिसमें एक ही चीज देख कर दूं, जैसे बहुत कम समय आपके पास और कल ही एग्जाम है आपका, तो उस समय ना इतने सारे 5 रूल तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, शायद से भूल जाओगे, इतना समय भी नहीं है। तो कम से कम सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो कौन सा होता है? टेंस का। ज्यादा चांस यही होते हैं कि जो राइटर मिस्टेक करेगा वो किसके अंदर करेगा? टेंस। और टेंस का रूल अगर आ जाए ना, तो जैसे ऑप्शन देखोगे तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए हमें? टेंस। टेंस का रूल सबसे पहले चेक करते हैं।
अच्छा, अब तुमने देखा कि टेंस का रूल चेक करने से आपका आंसर बन रहा है ए और बी। अगर ए बन रहा है तो ए को टिक कर दोगे। अब तुम्हें लग रहा है दो आंसर बन रहे हैं, ए में भी वही बात लिखी है, बी में भी वही बात लिखी है, तो फिर मैं दूसरी चीज क्या चेक करूंगा? तो दूसरी चीज ज्यादा चांस रहेगा कि राइटर जो हेरफेर करेगा ना वो किसके अंदर करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है उसका नंबर ही बदल देगा राइटर। मतलब सेड लिखा था उसकी जगह पे लिख दिया हैड सेड, जबकि टेंस तो बदलना ही नहीं है। इसके टेंस को नहीं बदलते। यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे भी फर्स्ट फॉर्म। देखो ना, यहाँ सेड कौन सी फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म। और टोल्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यानी सेकंड को सेकंड ही तो लिखा है। अगर मैं टेल लिख देता तो नंबर बदल जाता ना, गलत हो जाता। अगर मैं टेल लिख देता तब भी गलत था। सेकंड फॉर्म का क्या होगा? सेकंड फॉर्म। वहां टेंस नहीं बदलती। और फिर आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को सही करने के बावजूद भी क्वेश्चन ठीक नहीं होता। अब आपको ये मत सोचना कि कौन सा चेक करना है, तीनों पॉइंट चेक करने पड़ेंगे आपको। वो राइटर का मन करेगा तो कोई भी, लेकिन ये एक पैटर्न जरूर है, सबसे पहले टेंस को चेक करो। ज्यादा चांस है टेंस को देखते ही आंसर बन जाएगा आपका। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे का वॉज वर्ड लिखना है, तुम चेक करोगे ना सारे ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई देगा तुम्हें वॉज वर्ड लिखा होगा। बस पूरा सेंटेंस क्यों पढ़ोगे? टिक मारो, खत्म करो बात, आगे क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, अगर उससे काम नहीं चला तो दूसरा रूट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इससे भी काम नहीं चला तो फिर ये दोनों तीनों जो भी बच गए ना वो सब चेक करने का है। यानी ये तो कंफर्म है कि पहले नंबर पे टेंस, दूसरे पे रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरे पे सारे। किसी को भी चेक करके देख सकते हो फिर, ठीक है? तो मैं बारी बारी से सिखाता हूं। पहले मैं चेंज करना सिखाता हूं रिपोर्टिंग वर्ब को, फिर कंजंक्शन को, फिर टेंस को, फिर प्रोनाउन को, फिर एंड को, ठीक है ना? ये सारी बातें सिखाता हूं। तो सर हर वाले ऑप्शन टेंस में चेंज होगा। हाँ, चेंज होगा और क्यों होगा उसका रीजन बताऊंगा। सर जो सैड है उसका थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप थर्ड फॉर्म लिखोगे अगर सैड, क्योंकि तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम होती है। भाई से की सेकंड फॉर्म क्या है? सैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है? सैड। तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है थर्ड फॉर्म और सैड आता है। देखो अगर मैं लिखा है यहाँ पे टोल्ड तो ये सेकंड फॉर्म है, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें लिख देता ही हैज टोल्ड तो ये थर्ड फॉर्म बन जाता है ना? अब देखो ये भी बिना हेल्पिंग वर्ब के है, ये भी बिना हेल्पिंग वर्ब के है, तो ये दोनों ही क्या मानी जाएगी? सेकंड फॉर्म है। अब मैं इसको सोचूं कि सेड लिखा था और ऊपर जाके मैंने लिख दिया हैज सेड, तो तुम्हें लगता नहीं एक नंबर बदल दिया आपने? क्या कर दिया? थर्ड। ये काम यहां तो हो सकता है टेंस वाला चेंज करने का, यहां नहीं कर सकते काम। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलती, उसके वर्डों को रिप्लेस कर सकते हो कि सेड की जगह टोल्ड लगा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया, पर ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि आप इसके नंबर को चेंज करोगे। नंबर वही रहना चाहिए, टेंस नहीं बदलते, वर्ड रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है? ये बढ़िया नोट समझ। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले ही नोट कर लो आप कि रिपोर्टिंग वर्ब में नो टेंस चेंज और आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को बदलोगे। क्लियर? राघव इसमें जो डिड नॉट हेल्प मी है, ठीक है, इसमें आपको ही बना जाए। हम वही तो बता रहा ना कि वो मैंने सिखाना है मुझे। चलो वो तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया ना कि हैड नॉट हेल्प आंसर आएगा, तुम्हें थोड़ी ना पता है क्यों आएगा, तो मैं बताऊंगा उसको क्यों आएगा। वही तो सिखाने हैं पांचों पॉइंट। मैंने तो बताया, अभी आपको दिखाया है कि ऐसे 5 बदलाव करने पड़ेंगे तुम्हें। अब तुम्हारे मन में इच्छा आएगी ना कि सर मुझे नहीं समझ आया था कि डिड नॉट को ऐड क्यों लिख दिया आपने, मुझे ये नहीं समझ आया कि यू को तुमने आई क्यों लिख दिया है, मुझे नहीं पता चला दैट लगाया, मैं तो एक लगाता। और ये भी बोल सकते सर मेरा मन तो कर रहा था मैं साइड को साइड ही लिख दूं, ये भी कह सकते हो तुम। Yes, sir. तो मुझे अब इसलिए सिखाने हैं पांचों पॉइंट आपको वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं क्या सिखाता हूं आपको, जो भी मैं सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं तो वो बता रहा हूं किसके बारे में? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव, जैसे हमने कभी बेसिक इंग्लिश में पढ़ा होता है ना कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। इनकी पहचान भी बताई होती है। जैसे सब्जेक्ट से शुरू करोगे तो अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे या डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से तो इंटरोगेटिव है, फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट कर दिया आपने तो इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी मतलब इंटरजेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, अल्लाह, सुर्रा, ब्रावो, ऐसे ऐसे वर्डों से मार्क भी बनता है एक्सक्लेमेशन का। 4 टाइप होते हैं। तो मैं अभी जो सिखा रहा हूं किसके बारे में सिखा रहा हूं? अफर्मेटिव। जब रिपोर्टेड जो इनवर्टेड कॉमास में लिखा होगा वो सेंटेंस किससे स्टार्ट करोगे? सब्जेक्ट से, तो उसके बारे में जान लेना है। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूं आपको रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे क्या। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखेंगे? तो इसका जवाब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब आप लिखेंगे अगर आपको लिखा मिलता है से वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ना ये जनरली, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, 99% चांस ये रहते हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब 2 ही लिखी जा सकती है, और वो 2 कौन कौन सी होती है? या तो राइटर क्या लिखता है? से, या फिर लिखता है टेल। ये 2 ही फॉर्म लिखी जा सकती है जनरली कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि राइटर का मन करेगा तो वो और वर्ड ले सकता है, पर 99% केस में से और टेल से ही कौन सा सेंटेंस बनाना होता है? अफर्मेटिव। तो जैसे मैंने से लिखा है तो से की सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे आप लोग? सेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है उसकी? सेड। और लास्ट फॉर्म क्या होती है उसकी? सेम। ऐसे ही टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टोल्ड। और लास्ट फॉर्म क्या होती है? टेलिंग। ये 2 वर्ड यूज करने होते हैं जब अफर्मेटिव की रिपोर्टिंग वर्ब बना लेगा। इसलिए मैं कभी से लिखूंगा, कभी सेड लिखूंगा, कभी टेल तो कभी टोल्ड लिखेंगे, है ना? लिखना इन दोनों में से ही है। अब देखो से लिखा है तो अब आपने देखा ये डायरेक्ट सेंटेंस है, आपको बनाना क्या पड़ेगा उसका? इनडायरेक्ट, जो ऑप्शन में दिखाई देगा इनडायरेक्ट। तो मन में आएगा ना कि सर मैं से डायरेक्ट में देख रहा हूं तो इनडायरेक्ट में से का क्या लिखूंगा?
तो आंसर है से का से ही लिखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है, वर्ड को रिप्लेस भी नहीं करना है। अब आपके सामने ना कभी कभी लिखा होगा फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है, सेज लिखा है। ये डिपेंड करता है कि सिंगुलर से स्टार्ट कर रहे हो कि प्लूरल से। एक वचन से स्टार्ट करते हो तो सेज लिखना होता है, जैसे ही सेज, शी सेज। वी आ गया ना प्लूरल बहुवचन, तो फिर से लिखना पड़ेगा, वी से, दे से, ऐसे लिखना होता है। तो सेज लिखा है तो फिर आपको उसका जवाब भी इनडायरेक्ट में किससे देना होगा, सेज से ही देना होगा। अगर सेकंड फॉर्म से बना दिया मैंने सेड, तो फिर आपको दोबारा से क्या लिखना पड़ेगा, सेड ही लिखना पड़ेगा। और अगर मैंने थर्ड फॉर्म सॉरी आईएनजी फॉर्म से बना दिया दैट इज सेइंग और साथ में इज भी लगा दिया है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका वोज कर देंगे। नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते, तो इसीलिए मुझे इसका इज लिखना होगा और सेइंग का भी सेइंग लिखना होगा। नंबर भी नहीं बदलना है और वर्ड को रिप्लेस भी नहीं करना है। अब बच्चों को मन में डाउट किया जाता है कि पेट्रोल को लगाते हैं, ये तो बता दो। देखो अगर ऐसे लिखा है तो नहीं बदलना है। अब जरूर सुनो कि अब लिखा है से और से के बाद टू भी लिखा हुआ है और साथ में लिसनर भी लिखा हुआ है, सुनने वाला व्यक्ति। जैसे लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, ही सेड टू हिम। तो जब टू के साथ लिसनर लिखा जाता है ना, तो ये रूल होता है कि से का से नहीं लिख सकते आप, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस किसमें करना पड़ेगा, फिर टेल वाली फॉर्म में, क्योंकि दो ही वर्ड अलाउड होते हैं इसमें, तो दो वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, दो ही वर्ड होंगे, या तो से का से लिखना होता है या फिर टेल वाली फॉर्म ले सकते हो। पर रिप्लेस तभी कर सकते हो जब साथ में क्या लिखा हुआ है, लिसनर, सुनने वाला व्यक्ति लिखा हुआ है। अब सोचो अगर ऐसे लिखा है तो मैं क्या करूंगा, वर्ड को रिप्लेस करूंगा और से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल की भी फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और टू मत लगा देना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में टू लिखा होता है, से के साथ तो टू आ सकता है पर टेल के साथ टू भी नहीं आता है। टेल टू नहीं होता पर से टू होता है। अब मैं टू नहीं लिखूंगा और लिसनर लिख दूंगा, जो लिसनर लिखा होगा वही लिखूंगा, सेम लिख देना है लिसनर, वर्ड रिप्लेस हो गया ना। अब देखो यहां लिखा था सेज, साथ में लिखा था टू, साथ में लिखा था लिसनर, तो वर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले हमें आंसर नहीं पता था रिप्लेस क्यों करते हैं, कभी कभी सेड का सेड लिख देते थे, कभी टू लिख देते थे। तो उसका जवाब यह है कि जब बिना लिसनर के लिखा होगा तो नहीं रिप्लेस कर सकते, जब लिसनर के साथ लिखा होता है तब वर्ड रिप्लेस होता है। और रिप्लेस करने के लिए अगर ये फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लगा हुआ है ना, तो यहां टेल को लिखोगे और टेल में भी एसईएस लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, टेल्स टू तो आ नहीं सकता टेल के साथ, और लिसनर का लिसनर लिख दो दोबारा से। ठीक है, अब आपने देखा यहां लिखा था सेड, सेकंड फॉर्म टू लिख दिया है साथ में और साथ में लिसनर भी लिख दिया है, सेड टू मी, सेड टू हर, सेड टू राहुल। तो आप क्या करोगे, वर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ लिसनर की वजह से। तो मैं ये सेकंड फॉर्म है तो यहां भी सेकंड फॉर्म लिखूंगा और टेल की सेकंड फॉर्म क्या लिखनी होगी मुझे, टोल्ड, और लिसनर के साथ क्या लिखना पड़ेगा, लिसनर। यहां मैंने लिखा है इज और साथ में लिख दिया सेइंग, इज सेइंग, और साथ में लिख दिया मैंने टू और लिसनर। तो अब फिर से मुझे रिप्लेस करना, पर ये नहीं कि इसका आप वॉज कर दोगे, टेंस नहीं बदलना आपको। तो इसका क्या लिखोगे, इज, और ये लिखा है सेइंग टू, तो टेल का फॉर्म लेना है, आईएनजी वाला क्या हो जाएगा, टेलिंग टू नहीं आता इसके साथ, और लिसनर का लिसनर। ऐसे बदलती है रिपोर्टिंग को, ठीक है ना। अब जो मैंने क्वेश्चन आपको लिख के दिया था ना, आपको समझ में आ गया कि मैंने टोल्ड क्यों लिखा था वहां। एक बात कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसकी वर्ब से और टेल होती है। ऊपर मैंने ऐसे लिखा था ना आपके लिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो मुझे इसीलिए लिखना पड़ा ही। अब मैं सेड का सेड क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि लिसनर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दो ही वर्ड अलाउड होते हैं, से या टेल, तो रिप्लेस करने के, और ये सेकंड फॉर्म है तो नीचे भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पर लगाएंगे किसकी, टोल्ड। पर ध्यान रखना टोल्ड के साथ टू नहीं आना चाहिए, से के साथ टू आ सकता है, टोल्ड के साथ ग्रामेटिकली गलत माना जाता है, इसलिए सीधे ही देते हैं टोल्ड। सेड टू मी का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, ये लिखा था मैंने वहां पे। अब समझा क्यों बदला था मैंने वहां पे, लिसनर की वजह से बदला था, ऐसे नहीं बदला था, लिसनर की वजह से बदला। ओके, चलो इसका बताओ क्या करते हैं, मैं सिचुएशन देता हूं आपको दो तीन, आप बताना क्या लिखोगे। मी, इसका आंसर इनडायरेक्ट में क्या लिखोगे, और एक लिखा है वॉज सीइंग टू मी, इसका आंसर क्या लिखोगे, और एक लिखा है सेड का सेड, ओनली सेड। तो टेल्स नहीं हो गया, लिसनर किस किस में लिखा है, पहले दो में, नीचे वाले में तो नहीं लिसनर। तो इसमें तो मैं सेड का सेड लिख सकता हूं क्योंकि मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसलिए सेड का क्या लिखूंगा यहां पे, तो सेड। लेकिन इन दोनों में लिसनर लिखा है तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा टेल की फॉर्म, तो सेज लिखा है ना तो टेल लिखना पड़ेगा, और एस लगा है ना इसका, तो यहां भी एस लगाना होगा, टेल्स टू नहीं आना चाहिए, और मी का, और यहाँ पे क्या लिखा है वोज, तो वोज का तो पहले वोज लिखोगे। अब सेइंग टू, तो टेल को आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, टेलिंग, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी। ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सॉल्यूशन। अब मन में आएगा ना डाउट कि सर आस्क्ड भी तो लगाते थे, है ना, रिक्वेस्टेड भी तो लगाते थे, तो वो ना जब हम टाइप पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में होता है आस्क्ड, अफर्मेटिव में नहीं होता। अफर्मेटिव में तो सिंपली आपको क्या लगाना होता है, से या टेल। हाँ, जब मैं बोलूंगा अभी इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो उसमें आएगा आस्क्ड भी आ सकता है, वांटेड टू नो भी आ सकता है, इंक्वायर्ड भी आ सकता है, बहुत सारे वर्ड है, वहां कंजंक्शन भी बदलनी पड़ेगी आपको। डायरेक्ट से डायरेक्ट भी उल्टा हो जाएगा। हाँ, अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हो तो फिर इसका रिवर्स रूल पढ़ो। रिवर्स का मतलब अगर टेल्स लिखा है तो उसका से हो सकता है, रिवर्स रूल हो जाएगा उसका, ठीक है ना।
नोट कर लिया ना, ये पहला स्टेप क्लियर किया मैंने आपका रिपोर्टिंग को, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है सेंटेंस, आप उसको चेक जरूर करा लो कि वो कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, उसी के हिसाब से लगता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किसके हिसाब से बदल सकती है, टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात आती है कंजंक्शन। अब मान लो कंजंक्शन बना रहे हो, तो मैंने तो 3 ऑप्शन दिए थे आपको कि भाई इफ लगा दो, वेदर लगा दो, दैट लगा दो, लेकिन आप कौन सा टाइप पढ़ रहे हो, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में एक ही कंजंक्शन लागू होती है, वो क्या होती है हमेशा, दैट। तो मतलब दैट ही लगाना है और नहीं लगाना। इफ और वेदर तो इंटरोगेटिव में आता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो इसमें दैट लगाना पड़ेगा अफर्मेटिव। तो ये भी क्लियर हो गया। यहां अब मैंने जो सेंटेंस लिखा था मैंने दैट लगाया ना उसके अंदर, इसलिए लगाया था क्योंकि वो अफर्मेटिव। 2 स्टेप क्लियर हो गए। दूसरा स्टेप क्या होता है, कंजंक्शन। तो अफर्मेटिव का कंजंक्शन क्या होता है, हमेशा दैट होता है। अब तीसरा स्टेप ना, इसको नहीं, पहले हम किसको सीखते हैं, टेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस होता है, क्योंकि टेंस को देखते ही काफी हद तक आंसर बन जाता है। अब वो सिखाता हूं। अब देखो इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि मैं आपको पहले सारे टेंस सिखाऊं, फिर ये टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास। और जब हमारा कोई स्कोरिंग टॉपिक होता है ना, तो उसको हम सबसे पहले करते हैं। ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है हमारा। आपके एसएससी एग्जामिनेशन में ना 50 प्लस 135 185 नंबर की इंग्लिश आएगी, दोनों को मिला के। 185 में से 20 नंबर का पेपर इसमें से आना तय है। 185 में से 20 नंबर का पेपर चेंज होगा इसमें से, और 20 नंबर का पेपर डायरेक्ट में से, यानी 40 नंबर का इसमें आना बिल्कुल तय है, हमेशा आता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये टॉपिक को पढ़ाता हूं, और आप देख पा रहे हो थोड़े यूनिक मेथड से पढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता टेंस क्या है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको ना रूल को बनाना सिखाता हूं। जब तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, तो आपको एक रूल अप्लाई करना है जो ग्रामेरियंस यूज करते हैं। वो क्या रूल होता है, सेंस के साथ बनाएंगे। हमें टेंस नहीं पता मालूम, पर हम सेंस बनाते हैं। सेंस कहती है कि 3 स्टेप में आंसर बना दो। 3 स्टेप का मतलब टेंस को देखा आपने, और बस इतना पता लगा लिया कि वो टेंस कौन से वाला है, प्रेजेंट है। भाई प्रेजेंट का कौन सा टेंस है मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, पर तुम्हें लग रहा है कि वो प्रेजेंट है, क्योंकि तुम्हें कभी-कभी इज एम आर दिख रहा है, कभी-कभी तुम्हें हैज हैव दिख रहा है, कभी तुम्हें कैन दिख रहा है, यानी वो सारे इंडिकेशन जो प्रेजेंट के होते हैं वही दिखाई दे रहे हैं। तो रूल कहता है कि प्रेजेंट को किसमें बदल देना चाहिए, हमेशा पास्ट में। ये शॉर्टकट है इसका, प्रेजेंट को किसमें बदल देना चाहिए, पास्ट में। अब पास्ट तक पहुंच गए हम, चलो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें पहले से ही पास्ट लिखा होगा, तो फिर क्या करना है, क्या फिर दोबारा से प्रेजेंट हो जाएगा, नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप होता है कि पास्ट अगर आ गया तो आप उसको किसमें बदलोगे, मोर पास्ट में। मोर पास्ट में और ज्यादा पास्ट कर दोगे उसका, है। फिर बच्चा कह रहा है सर मैं देखा मोर पास्ट लिखा हुआ था, तो क्या उसका और ज्यादा पास्ट होता है, नहीं, बस 3 ही होते हैं लेवल, फिर छोड़ देना उसको, जैसा लिखा छोड़ दो उसको। और मोर पास्ट कोई अलग रूल नहीं है, एक ही रूल होता है मोर पास्ट का, कि कुल मिला के आपको उस रूल के अंदर लगाना क्या होगा, हैड, और उसके साथ क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वही मोर पास्ट होता है, अलग से थोड़ी ना कुछ है मोर पास्ट। जहां तुमने गोन लिखना है, हैड लगाओगे ना, हैड गोन मोर पास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट को बनाना होता है पास्ट, पास्ट को बनाना होता है मोर पास्ट, ठीक है ना। ये 3 लेवल से ही पूरा टॉपिक चलता है। अब मैं इतने सारे टेक्स्ट क्यों पढ़ूं जब मुझे इनसे आंसर बन गया मेरा। अब मैजिक ये होगा कि जो तुम्हें सेंटेंस नहीं समझ आ रहा था ना, आपको ये समझ नहीं आ रहा था पहले कि जो मैंने रूल बना के दिया आपको कैसे बनाया। अब देखो मैं दोबारा से वो सेंटेंस लिखता हूं आधा आपके लिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई वर्ड मैंने कैसे बदला। मैंने आपको ये सेंटेंस दिया था कि ही सेड टू मी यू डिड नॉट हेल्प। मान लो इतना ही सेंटेंस है, क्योंकि आगे तो मैंने सिखाया नहीं आपको। तो अब आप देखो ना, इसको बड़ी ऑनेस्टली केयरफुली करो तो कैसे होगा। इसमें सेड टू लिखा हुआ है, क्या मुझे लिसनर दिखाई देता है, हाँ, तो ये हो नहीं सकता कि तुम सेड का सेड लिखो, वर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ही टोल्ड, और टू मत लगा देना, कभी-कभी ऑप्शन में टू लिखा होगा, तो यहाँ पे मी, तो यहाँ पे मी लिख दिया। अब 2 सेंटेंस को जोड़ना। अब अफर्मेटिव क्यों है ये, क्योंकि मैं सब्जेक्ट से शुरू कर रहा हूं, इसलिए अफर्मेटिव है, और इसकी कंजंक्शन हमेशा क्या लगाई जाती है, दैट, ठीक है। अब ये लिखा है यू, अच्छा ये मैंने सिखाया नहीं है तो मैं ऐसे बदल रहा हूं आपको, यू के लिए मैंने लिख दिया आई। अब मैं टेंस का रूल लगा रहा हूं, डिड नॉट हेल्प। अब मुझे बताओ डू डज क्या होता है, प्रेजेंट। डू डज क्या होता है, प्रेजेंट। और डू डज अगर प्रेजेंट है तो डिड उसका क्या होता है, पास्ट। और अगर डिड पास्ट है तो उसका मोर पास्ट क्या बनेगा, बताओ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि मोर पास्ट का रूल एक ही होता है। तो बताओ डिड को मैं किस में रिप्लेस करूंगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म किसकी लिखोगे, हेल्प की, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। बन गया आंसर। बताओ कहां दिक्कत है इसमें, हमें तो सेंस से बनाना है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब पहले नहीं पता था कि डिड नॉट को मैंने हैड नॉट हेल्प क्यों लिखा, अब तुम्हें पता चल गया क्योंकि डिड पास्ट होता है, और पास्ट का क्या लिखना होता है मेरा, मोर पास्ट, और मोर पास्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनी आसानी से बना पाओगे आप, मैं बताऊंगा ना, सभी आप वर्ड लिखूंगा मैं उसकी, तुम जो सोचोगे वो सारे वर्ड लिखूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। जहां नहीं भी सोचोगे मैं वो भी लिखूंगा। इससे ये बात तो प्रूव होगी कि ये रूल काम करेगा हमारे लिए, है ना। अब तुम्हें आसान भाषा में, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, सर ये आ गया तो क्या करेंगे, वो आ गया तो क्या करेंगे, तो मैं ना सारे वर्ड्स आसान भाषा में लिख भी देता हूं,
पर मैं रूल यही यूज करूंगा, प्रेजेंट का पास्ट बनाऊंगा और पास्ट का मोर पास्ट। रूल नहीं बदलूंगा, रूल वही लगा रहेगा। ये सेंटेंस तुमने पहले से लिखा हुआ है, ये पहले से लिखा हुआ सेंटेंस आपने, ठीक है। जैसे मैं रूल बना रहा हूं, तो जैसे मैंने आसान भाषा में वर्ड ले लिया, डू डज प्रेजेंट होता है तो पास्ट क्या होता है, डिड। डिड पास्ट होता है तो मोर पास्ट क्या होता है, हैड प्लस परफॉर्म। ऐसे ही तुम जब तुम देखोगे ना, इज एम आर लिखा हुआ है, इज एम आर, और इज एम आर तो ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ आईएनजी भी लगाया जाता है हमेशा, इज एम आर प्लस आईएनजी, ये लिखा ही होता है बुक्स के अंदर। आप बताओ इज एम आर को प्रेजेंट मानते हो उसके पास होता है, और ऐसा नहीं कि मैं इज एम आर का पास अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूं उठा के कि हैड लगा के चलो, वो भी तो पास है, कुड लगा दिया वो भी तो पास है, नहीं, जो जिसका पास्ट है वही लगाना है। जैसे डू डज का पास्ट डिड ही होता है, कोई और वर्ड नहीं होता। ऐसे ही इज एम आर का पास्ट जो इंग्लिश में बनाया गया है वो सिर्फ किसको बनाया गया है, वोज वर्ब को, वोज वर्ब को। अब बच्चे के सर आईएनजी का क्या करोगे फिर? अरे तो प्रेजेंट का पास्ट बन गया ना, तो आईएनजी का आईएनजी रहेगा। आईएनजी नहीं बदलता कभी भी, वो तो प्रेजेंट में भी आईएनजी रहेगा, पास्ट में भी आईएनजी रहेगा, फ्यूचर में भी आईएनजी रहेगा, उसको थोड़ी ना बदलना है। आपको हेल्पिंग वर्ब को बदलना होता है जो आपके सामने लिखी हुई है। आईएनजी तो आईएनजी रहेगा, सेम लिख दिया आपने उठा के, यानी इज प्लेइंग का क्या लिख सकते हो आप, वॉज प्लेइंग, ऐसे कर सकते हो। फिर आपने देखा कि सर हमारे सामने समस्या ये है कि वॉज प्लेइंग लिखा हुआ है, अब वॉज तो पास्ट होता है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा उसका, मोर पास्ट। तो मोर पास्ट का रूल हमें पहले से ही पता है, क्या लगाना पड़ेगा, हैड, और हैड के बाद आता है, अब देखो क्योंकि यहां आईएनजी है, यहां भी आईएनजी है, तो आईएनजी यहां तो आएगा ही आएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि जब मैं आईएनजी लिख चुका हूं तो मैं वर्ब को थर्ड में कैसे बदलूंगा। तो इसका रूल ये होता है, तो आप याद करो चेंज ओवर, इसमें हमने बताया था आपको कि इज एम आर बी की फॉर्म होती है फर्स्ट, वोज वर्ब होती है बी की सेकंड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या लिखनी चाहिए, बी। तो इसीलिए हैड के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है, बी, और आईएनजी तो आईएनजी रहेगा। बन गया इसका रूल, मोर पास करो, इस तरह से बन जाएगा इसका रूल भी, हैड बीन। तो इससे प्रूव होता है कि हैड बीन तभी आएगा जब वोज वर्ब लिखा होगा। वोज वर्ब लिखा है तो आपको हैड अगेंस्ट से काम नहीं चलाना, बीन भी लगाना पड़ेगा साथ में। जैसे लिखा है वोज प्लेइंग, तो आप लिखोगे हैड बीन प्लेइंग, प्रेजेंट का पास्ट बन गया, पास्ट का मोर पास्ट बन गया। और ये बीन क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, बी की सेकंड फॉर्म वोज वर्ब होती है, और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। और हैड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी पड़ती है, और थर्ड फॉर्म के रूप में बीन लगा दिया, आईएनजी तो आईएनजी रहेगा, ठीक है। फिर आपने देखा आगे जाके आपको दिखाई दिया हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिखाई दिया आपको, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म जैसे आईएनजी को नहीं बदल सकते हो, थर्ड फॉर्म को भी नहीं बदल सकते हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में थर्ड फॉर्म होगी, इससे कभी टाइम का पता नहीं चलता है। आईएनजी और थर्ड फॉर्म से पहले जो हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है ना, उससे पता चलता है टाइम का। अब बताओ हैज हैव प्रेजेंट होता है कि पास्ट, प्रेजेंट, तो हैज हैव का अगर मुझे कभी पास्ट लेना हो तो मैं हैज हैव का पास्ट क्या लिखूंगा, हैड, और हैड के बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म का तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। बस आपने हैज हैव का, हैज हैव दो वर्ड है ना, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगाते हैं, इसी का पास्ट होता है हैड। अब बच्चे कह सर अगर हैड ही आ गया तो क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से बॉडी कैसी बन चुकी है इसकी बॉडी बन चुकी है हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाली, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले से ही क्या होता है, मोर पास्ट। इसीलिए इसको बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मोर पास्ट का और ज्यादा पास्ट नहीं होता। इसीलिए अगर कभी हैड प्लस थर्ड फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए ना, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का आंसर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि मोर पास्ट का और ज्यादा पास्ट नहीं होता। प्रेजेंट का पास्ट हो गया, मोर पास्ट नहीं बनाना, क्योंकि वो पहले से ही दिखने में क्या बन चुका है, मोर पास्ट। आरएन साहब में हेल्पिंग वर्ब को टारगेट कर रहे हैं, सेंस के साथ बना रहे हैं। अच्छा, अब कुछ मोडाल्स के नाम करते हैं, जैसे टेंस के सब क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया आपके। अब आगे मोडाल्स के क्वेश्चन, 13 मोडाल्स होते हैं इंग्लिश में, सारे को नहीं बनाते हैं प्रेजेंट पास्ट, सिर्फ कुछ ही को बनाते हैं। जैसे अगर कैन लिखा है आपके सामने, और मोडाल्स की खास बात ये भी होती है कि मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है, तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हमने यहाँ पे। अब बच्चे पूछ रहे सर कैन का पास्ट क्या होता है, अरे सबको पता है कैन का पास्ट क्या होता है, कुड लगाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा देना है, कुड। और बच्चे कह रहे सर यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दे क्या, अरे कैसे लगा सकते हो भाई, मोडाल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। मोडाल के बाद फॉर्म नहीं बदलते हैं, मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वो का वो ही रहेगा, बस कैन का क्या कर सकते हो, कुड कर सकते हो। अब मैंने बोला चलो कुड पास्ट है, तो इसका मोड पास्ट समझा दो क्या होता है, बना ही नहीं सकते आप, मोडाल का मोड पास्ट होता ही नहीं है। कभी देखा है कुड हैड लगाया हो किसी, ऐसा नहीं होता कभी, इसीलिए उसका मोड पास्ट बन ही नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, कुड का लिखेंगे कुड, क्योंकि बन नहीं सकता, और फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, नो चेंज, कुड कुड ही रहेगा। ऐसे नहीं कि कुड को कैन कर दोगे, नहीं ऐसा मत करना, कैन को कुड कर सकते हो, पर कुड क्योंकि मोड पास्ट बना नहीं सकता, तो सेम लिख दो उठा के उसको, सेंटेंस में मत बदलो टेंस, टेंस जो लिखा रहेगा वो सेम रहेगा। अब आपने लिखा कि लिखा था मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, अब मे का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो तुम्हें क्या मे का पास्ट नहीं पता है, माइट होता है, तो इसलिए जहां मे लिखा है मैं उसका पास्ट क्या बना दूंगा, माइट, और फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो इंडायरेक्ट में जब भी कोड आ जाएगा तो उसको सीधे कैन कर देंगे। हाँ, अगर रिवर्स रूल कर रहे हो आप तो कैन कर सकते हो, लेकिन अभी तो हम पहले कौन सा रूल सीख रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। भाई इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना एक एक्सपीरियंस की बात हो जाती है। जैसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना गए, क्योंकि तुम्हें ना इसको रूल को अप्लाई करना आ गया, तो किसको नहीं आएगा कि रिवर्स क्या करते हैं।
भाई तुम्हारे सामने अगर was के साथ ing लगा हुआ है तो उसका रिवर्स रूल तुम किसके साथ ing लगा दोगे? वो एक्सपीरियंस है, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे काफी सारे क्वेश्चन की तब आ जाएगा आपको। एकदम से फिर वो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो तुम्हें लगेगा तुम्हें जो रूल आसान लगे ना अभी फिर तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए पहले प्रैक्टिस किसकी करनी चाहिए हमेशा? डायरेक्ट से इनडायरेक्टली। जब तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस बन जाए ना कि हाँ अब हमें रट चुके हैं रूल अच्छे से, तब आप करोगे तो तुम देख पाओगे, तुम्हें आसानी से आंसर मिलेगा। पहला स्टेप क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। दूसरा स्टेप होता है एक एक्सपीरियंस के बाद इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो मे के साथ पास्ट क्या बन गया? माइट। अब सोचो इसका मोड पास्ट बनाना है मुझे, क्या बना सकते हो आप लोग? देखिए मोडाल का तो मोड पास्ट होता ही नहीं है, इसीलिए माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का अगर लिखा भी है तो वो सेम ही रहेगा, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसमें बदलते ही नहीं कभी। और भी तो मोडाल्स हो सकते हैं, याद करो आप लोग लिखते थे विल शैल, उसका भी तो पास्ट होता था। अब विल कभी कभी तुम विल लिखते होंगे, कभी कभी शैल लिखते होंगे। विल शैल के बाद आती थी क्या? फर्स्ट फॉर्म। तो उसका पास्ट क्या बनाते थे बता दो जरा? उसका बनाते थे विल का पास्ट क्या होता था? दैट इज वुड। शेल का पास्ट क्या लगाते थे? दैट इज शुड। और शुड के बाद क्या फर्स्ट फॉर्म आता था? या मोडाल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अब बच्चे कैसे लिखता? मोड पास्ट को बना के दिखा दो। बना दो बेटा? अरे नहीं बनाते हैं, मोडाल का थोड़ी होता है मोड पास्ट, तो इसको सेम लिख दो। इसीलिए कभी भी देखा होगा आपने कि वुड का आंसर वुड ही रहता है, शुड का आंसर शुड ही रहता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के चक्कर में तो फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा 13 मोडाल्स में से कितने मोडाल्स का रूल बना दिया हमने? देखो तो लगभग 6-7 मोडाल का बन चुका है। इसके अलावा मस्ट आएगा तो मस्ट ही रहेगा, यूज टू आएगा तो यूज टू रहेगा, ओट आएगा तो ओट ही रहेगा, डेर आएगा तो डेर ही रहेगा, नीड आया तो नीड ही रहेगा। इसका मतलब किसी और मोडाल को बदल ही नहीं सकते। जो बदलने वाले मोडाल्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैन है, मे है, विल शैल है, बस बाकी कुछ नहीं बदलते, सेम रहेंगे बाकी। ये होते हैं टेंस के रूल, ठीक है ना? अब देखो कितना आसान काम हो जाएगा कि मैं एक तो टेंस को बोझ बना लिया मैंने दिमाग में, मेरे दिमाग में बोझ बन गया कि टेंस के हिसाब से सॉल्व करना है। एक तुम ये देख रहे हो बस मुझे दिख जाए कहीं पे डिड, क्योंकि मेरा आंसर हेड प्लस तुम तैयार है। तुम्हें दिख जाए कैन, ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे? शुड लगा दो, हैड लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन तुम्हें पता है कि कैन का आंसर किससे बनेगा? कुड से बनेगा। जिसमें कुड है टिक कर दो उसको। और ये पहला स्टेप होना चाहिए जब सॉल्व कर रहे हो आप लोग, क्योंकि हमें अप्रोच पता होना चाहिए सॉल्व करने की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ा, फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़े, अब सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम पहले ही उसका रूल देख लो ना, पहले उसका रूल देख लो कि बाकी बातें बाकी है, कौन सा टाइप है कौन सा टाइप नहीं है। क्योंकि ये टेंस का जो रूल होता है ना, हर टाइप में ऐसा ही रहेगा। जैसे मान लो टाइप किस पे होता है? जैसे कंजंक्शन बदल सकती है टाइप से, रिपोर्टिंग को बदल सकती है टाइप से, लेकिन टेंस नहीं बदलता है। टेंस तो चारों के चारों टाइप में एक जैसा ही रहेगा। जो ये रूल मैंने बता दिया ना, ये चारों टाइप के लिए, चाहे तुम अफर्मेटिव बनाओ चाहे इंटरोगेटिव बनाओ, सबके लिए सेम है। तो जब मुझे दिख रहा है कि इज एम आर लिखा है तो मैं क्या सर्च करूंगा? बताओ ऑप्शन में वो सर। जब मुझे दिख रहा है कि वहां लिखा है मे, तो मैं क्या सर्च करूं? माइट। क्यों मैं सेंटेंस को पढ़ूं? इसलिए पहला। और ऐसे में लगभग आपके मेरे को पता है 10 में से 7 क्वेश्चन कम से कम इसी से सॉल्व हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन में टकराव हो सकता है जब आप आगे के टाइप पढ़ोगे। हो सकता है कंजंक्शन की गलती हो सकता है रिपोर्टिंग में गलत कर दिया हो, बाकी सारी चीजें, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। अब ऐसे जब मैं पढ़ रहा था ना तो एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोल गया, कह रहे सर बाकी बातें तो समझ में आ गई हमें, लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी ही नहीं होगी। जैसे इसमें तो लिखी है सब आपने, लेकिन कोई ऐसा भी तो सेंटेंस हो सकता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी ही नहीं होगी। जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वही नहीं है, तो हम कैसे टेंस सोल्व करेंगे? समझ इस बात को? जैसे एक तो लिखा आपके सामने कि ही हैज प्लेड क्रिकेट, ऐसे लिख दिया मैंने, ही हैज प्लेड क्रिकेट। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है कि मैं ऐसा सेंटेंस दे दूं आपको, ही प्लेड क्रिकेट। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें टेंस का नाम तो पता नहीं है, क्योंकि हम टेंस ना पढ़ रहे हैं। हमारा जो सबसे मेन हथियार है वो हेल्पिंग वर्ब, हम उसको ही पता लगा रहे हैं कि वो प्रेजेंट है के पास है। ऊपर वाले में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप सीधे देखोगे क्या लगा हुआ है? हैज। और हैज क्या होता है? प्रेजेंट, उसका पास्ट चाहिए बस। तो आपने इसका आंसर करना है ना, तो बस आप क्या करोगे? इसका आंसर ही और हैज का पास्ट क्या लिख दोगे? हैड। अब ये थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखी है, तो थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसको मत बदल देना। बस हमने हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया है तो वर्ब नहीं बदलेगी, सिर्फ प्लेड का क्या रहेगा? प्लेड। मतलब ये आंसर इसका बन जाएगा। कितना आसान है? लेकिन दिक्कत पता कब आएगी? जब हेल्पिंग वर्ब लिखी ही नहीं होगी। अब उसका मतलब रूल तो अभी भी वही है ना, प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का मोड पास्ट। तो बस अब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी होती है तो राइटर 2 ही तरह की फॉर्म लिख सकता है। याद है ना 4 फॉर्म क्यों बनाई गई है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखना है सेंटेंस में एग्जाम राइटर जो भी। थर्ड फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलती है और आईएनजी में भी हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलती है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो जो ये सॉल्यूशन दिए थे मैंने आपको, इन सब में हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन कभी भी फर्स्ट फॉर्म में और कभी भी सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी होती है। तो हमें इतना तो पता है ना, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है के पास है, प्रेजेंट है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट होता है। तो वही रूल भी अप्लाई करोगे। फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल दोगे? सेकंड फॉर्म में, पास्ट बनाने के लिए। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट।
तो क्या बनाना पड़ेगा? मोर पास्ट। और मोर पास्ट का रूल होता है हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। तो अगर मुझे इस प्लेट को सेकंड फॉर्म मानना है तो मैं अभी भी तो वही रूल लगाऊंगा ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं इसका आंसर फिर से वही बना दूंगा, देखो ही हैड प्लेड, यानी इसका आंसर भी वही रहेगा ही हैड प्लेड, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अब जिसको कभी लगे कि सर मैं रूल की प्रैक्टिस कैसे करूं, कि मैं पक्का करना चाहता हूं पहले रूल को, तो आप सेंटेंस मत लिखो। रूल को प्रैक्टिस करने के लिए कभी सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए, आप ना छोटी-छोटी वर्ब्स को लिखना शुरू करो, अपने माइंड को यूज करना शुरू कर दो। आप सीधे ही रैंडमली फर्स्ट फॉर्म लिखो, जैसे मैंने रैंडमली आपके सामने फर्स्ट फॉर्म लिख दी गो। अब किसको नहीं पता कि गो फर्स्ट फॉर्म है ना? सबको पता है गो फर्स्ट फॉर्म, ये डायरेक्ट है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? हाँ वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है गो, प्रेजेंट होती है, तो इसका पास्ट बनाना है, और गो का पास्ट क्या बनाओगे तुम? वेंट, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इवेंट। अब बच्चे कह सर वेंट आ गया तो क्या करेंगे? अरे तो वेंट सेकंड फॉर्म है तो मोर पास्ट बना दो, और इसी वेंट का आंसर करना होगा मुझे, तो मैं क्या लगाऊंगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो। ठीक है, लिख लिया तुम सबने? ये नहीं लिखा? लिख लिया। ये रूल इंपॉर्टेंट है, वो कोई छूट गया तो बता दो, नहीं तो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख के देता हूं, आप प्रैक्टिस करो, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि जब चेंज ऑफ वॉइस करते थे ना, उसमें टेंस नहीं बदलते थे, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें ये रूल अप्लाई करना होता है रूल टेंस के अंदर, कि प्रेजेंट दिखेगा तो पास्ट करेंगे और पास्ट दिखेगा तो मोर पास्ट करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि कई बच्चे ना सिर्फ इतना याद कर लेते हैं बस प्रेजेंट को पास्ट बनाना है, लेकिन पास्ट को भी बनाना पड़ जाता है कभी कोई मोर पास्ट। इसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं सिचुएशन बनाता हूं आपके लिए, आप देखना कैसे कैसे। ये वर्ब का रूल है, आपके सामने मैं वर्ब लिख रहा हूं कैन सॉल्व, और इस साइड जो मैं लिखूंगा वो डायरेक्ट होगा, आपको उसका इनडायरेक्ट सोचना पड़ेगा, उसका इनडायरेक्ट तुम सोचो, क्योंकि मैं सेंटेंस लिखूं इससे अच्छा मैं सीधे रूल पर ध्यान देता हूं, तुम भी फिर ऐसे ही ध्यान देना जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सीधे ही वर्ब के रूल को टारगेट करो। क्या लिखा है? कैन सॉल्व। एक में लिखा है शुड सॉल्व, एक में लिख दिया मैंने आपके लिए मे सॉल्व। फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, और वैसे भी मोडाल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? रोट। वो भी लिख दिया मैंने इसका बिना हेल्पिंग वर्ब के। एक लिख दिया मैंने आपके लिए इज प्लेइंग। आप बोले थे ना फ्यूचर में क्या करेंगे सर? विल क्या होता है? फ्यूचर भूल कर देना, विल का पास्ट बना देना वो, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हैड टॉट। ये सिचुएशन आ गई मैंने, मतलब सीधे ही टेंस के रूल पे ध्यान देगा, है ना? तो एक बार मैं सोल्व कर दूं आपके लिए, फिर आप भी देख लेना मेरे साथ साथ, आप देखना आंसर कैसे सोल्व कर रहा हूं। मुझे कैन दिखाई दे रहा है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट का पास्ट करोगे ना, कुड लिख दिया आपने, है ना? अब मैंने देखा सोल्व लिखा है, हाँ क्यों रहेगा? क्योंकि डाल के बाद इसीलिए तो मैंने सोल्व का क्या लिख दिया है? सोल्व लिख दिया है। फिर मैंने देखा शुड लिखा है, क्योंकि शुड तो मोर पास्ट तो बनाएगा नहीं, और उसका पास्ट तो होता ही नहीं है, इसीलिए शुड का मैं शुड ही लिखूंगा। जिसको नहीं बदल सकते वो रूल सेम रहता है, लिखेंगे सोल्व भी, क्योंकि हमें पता है मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मे का पास्ट क्या होता है? माइट, तो मैंने माइट लिख दिया, और सोल्व का क्या रहेगा? सोल्व। फिर आता है जी रोट, बिना हेल्पिंग वर्ब पे लिखा, रोट सेकंड फॉर्म है, देखो पास्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो पहले हैड लिखोगे, फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ? रिटर्न, तो हैड रिटर्न लिख दिया मैंने, क्योंकि पास्ट का तो मोर पास्ट बनता है, सेकंड फॉर्म भी पास्ट का इंडिकेशन होता है। इज प्लेइंग, तो मैं आईएनजी को तो नहीं बदल सकता ना, पहला काम ये कर लेना, क्योंकि तुम्हारा मन करेगा आईएनजी को बदलने का। हां इधर बीइंग लगा लो, तो चेंज ऑफ वॉइस में लगाते थे बीइंग, आईएनजी का तो आईएनजी लगाना है, पहले बी लिख दो आप, कभी गलती ना कर दो। अब ये लिखा क्या है? इज, इसका पास्ट वॉज होता है, इज सिंगुलर होता है तो वॉज भी सिंगुलर होता है, इसका पास्ट वॉज हो जाएगा। अब आपके सामने ऊपर देखो क्या लिखा है? विल। अब बच्चे कह रहे सर विल तो फ्यूचर है, अरे फ्यूचर है पर मोडाल भी तो है, हाँ, तो विल का पास्ट लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को? वुड, और साथ में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या लिखा है? हैड। हाँ, तो मैं हैड का हैड क्यों लिखूं बताओ? क्योंकि देखो ना क्या बना हुआ, पहले से ही मोर पास्ट है, वो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो पहले से क्या है? मोर पास्ट, इसलिए हैड का हैड रहेगा और डॉट का डॉट रहेगा, नहीं बदलना है। ऐसे सर विल भी तो मोडाल लो। हाँ जी, तो भी तो मोडाल को चेंज नहीं कर सकते। पूरी रामायण सीधी है, अब बोले सीता कौन है? मतलब उसका मोर पास्ट नहीं बना सकते।